हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल और दोबारा आया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि एक प्रोड्यूसर ये चेक करेगा डिमांड कैसे आ रही है। फिर हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि प्रोडक्शन कैसे होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारी प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। हमने कॉस्ट की थ्योरी, कॉस्ट मतलब लागत के बारे में पढ़ना है, किस किस टाइप की लागत आती है और वो लागतें हैं जो प्रोडक्शन में चेंज आने पर उन लागतों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन के लेवल पे चेंज आने पर, उत्पादन की दर में चेंज आने पर, उन लागत में प्रोडक्शन के लेवल के चेंज आने पर उन कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रोड्यूसर है उसने डिमांड चेक कर ली, डिमांड कैसी आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएगी। उसने प्रोडक्शन देख लिया कि मैं कैसे फैक्टर्स को यूज़ करूं, कैसे मैं उत्पादन के कारकों को यूज़ करूं तो उससे मुझे कितना प्रोडक्शन, कितना उत्पादन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि अब जो मैंने प्रोडक्शन कर लिया है, माल जो मैंने प्रोड्यूस कर ली है चीज़ें, उनका मैं क्या रेट सेट करूं, उनका क्या प्राइस सेट करूं। तो प्राइस सेट करने के लिए उसे कॉस्ट देखनी होगी कि मुझे जो भी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस की हैं उसकी मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है। क्लियर है। तो अभी हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो देरी ना करते हुए जल्दी से हम आज की क्लास शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट के लिए, ठीक है, कॉस्ट क्या है? लागत है। हिंदी में कॉस्ट को हम कहेंगे लागत, पर इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? कॉस्ट का मीनिंग है कॉस्ट इज ऑल द एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड ऑन कन्वर्टिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, कि इनपुट्स को आउटपुट में बदलने के लिए जो भी खर्च, जो भी लागतें लगाई गई हैं, जो भी खर्चा किया गया है, वो होगा हमारा कॉस्ट। ठीक है, या कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट वो खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं। उत्पादन का जो प्रोसेस होगा, जो उत्पादन की एक क्रिया है, उस क्रिया में लग रहे सारे खर्चों को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट का मीनिंग क्लियर है। तो आइए अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से टाइप की कॉस्ट हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिक्स की भाषा में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी हमें कॉस्ट देखने को मिलती है इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला जो रहेगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हिंदी या पंजाबी में इसको बोलेंगे अवसर लागत। ठीक है, मैं आपको ये साथ में अभी बताना चाहूँगा टॉपिक से हटके कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जाएंगे, ठीक है, चाहे वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, या हम टीचिंग के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, या एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जो ये क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस में ज़्यादातर जो, या इकोनॉमिक्स के पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात ठीक है, करंट अफेयर्स में आते हैं, बट जब अगर ये हमें सिलेबस में दिया गई हैं चीज़ें, ये चीज़ें अगर हमें सिलेबस में दी गई हैं तो वो हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो करते हैं। तो मैं साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, जो थ्योरी के आधार पे क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ मीनिंग बेस्ड आते हैं या इम्प्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कि जो आपको कोई चीज़ के बारे में पूछा गया तो उसका मीनिंग पूछा जाएगा, उसका अभिप्राय पूछा जाएगा, या उसका इम्प्लीकेशन पूछा जाएगा, उसका इफेक्ट पूछा जाएगा कि आपने ये पढ़ा, इस चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अब उसमें आपका आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। उन चारों ऑप्शंस में से जो आपका सही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होगा वो आप टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इंडियन इकोनॉमी के या करंट अफेयर्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका भी अंत नहीं है।
करंट अफेयर है, आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने, ठीक है। अब वो इंडियन इकोनॉमी के भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के भी पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स पूछने हैं, इंडिया के भी पूछ सकते हैं, फॉरेन के भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सीधा ही इंडियन इकोनॉमी या करंट अफेयर्स के पढ़ाने शुरू कर दूं बिना थ्योरी करवाए, ठीक है, तो वो आपको दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए जो हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में अगर मान लीजिए कोई नया सिद्धांत आ जाता है या लॉ ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके अभी हाल ही में कोई इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कुछ तोड़ मोड़ के नया लॉ बना दे, तो मैं इसको आपको करंट अफेयर बता दूं कि हाँ जी पहले कोई लॉ ऑफ प्रोडक्शन था, अभी हाल ही में किसी नए अर्थशास्त्री ने उसमें ये बदलाव किए हैं, है ना। तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन था और उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना जरूरी है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना मैं लेते हुए ये बताने में इंफॉर्मेशन के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिंदी में या पंजाबी में हम कहते हैं अवसर लागत। अवसर लागत, अब अवसर लागत क्या चीज़ है। अवसर लागत है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी संसाधन आपके पास मौजूद हैं, उनका आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करोगे, पर उनसे आप जो प्रोडक्शन लोगे वो एक संसाधन का उपयोग आप एक ही तरीके से कर सकते हो या एक ही चीज़ के लिए कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास लैंड है, या तो मैं कहते जी लैंड पे आलू की खेती कर सकता हूँ, पोटैटो की खेती कर सकता हूँ, या फिर मैं लैंड पे प्याज की खेती कर सकता हूँ, अनियन की खेती कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आपने एक अपॉर्चुनिटी को चूज किया और दूसरी अपॉर्चुनिटी को नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। जो दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने पे जो भी आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़े, वो पहली अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उस पर आप आलू उगा रहे हो, आलू का पैदावार कर रहे हो, आलू की पैदावार से आपको 10,000 का मुनाफा हुआ, आलू की पैदावार से आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि मेरे को आलू छोड़ के अपने खेतों में प्याज लगाना चाहिए, आलू छोड़ के मुझे अपने खेतों में ऑनियन लगाना चाहिए, प्याज लगाना चाहिए। तो जब तक आपको प्याज से 10,000 का मुनाफा नहीं होगा, या कम से कम आपको प्याज से 10,000 का मुनाफा नहीं होगा, तो वो आप 10,000 तो आप प्याज नहीं लगाओगे अपने खेतों पर। तो यही चीज़ है, वो 10,000 रुपये आलू का मुनाफा, 10,000 रुपये प्याज को लगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत बन जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ जो कॉस्ट है, दूसरे टाइप की कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरे टाइप की कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। साथ ही में थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट भी लिख देते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है बाहरी लागतें, बाहरी लागतें। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं अंदरूनी लागतें, आंतरिक लागतें हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, सीधा सीधा नॉर्मल भाषा में अगर मैं इसका मीनिंग समझाऊं, वो सारी लागतें जिनकी पेमेंट फर्म के बाहर की गई है, वो सारी लागतें जिनकी पेमेंट दुकान के बाहर दी गई है, वो होंगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहरी लागतें। और अंदरूनी लागतें वो लागतें जिनकी पेमेंट फर्म के अंदर दी गई है, वो सारा पैसा फर्म में ही रह गया। कुछ लागतें ऐसी हुई जिनकी पेमेंट तो देनी पड़ी, पर वो पेमेंट का पैसा फर्म में ही रह गया, उसको बोलेंगे अंदरूनी लागत, ठीक है। अगर ये आपको चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इसकी एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो वो कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार हमारे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन चारों की जो कॉस्ट होगी, लैंड की क्या कॉस्ट है? लैंड के बदले में हमें देना पड़ता है
रेंट, लैंड के बदले में हमें देना पड़ता है रेंट, लेबर के बदले में हम देते हैं वेजेस, कैपिटल पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर उद्यमी को हम देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लागतें हैं। ठीक है, अब इनमें से जो ऊपर वाली 3 लागतें हैं, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल, कि ये जितने भी सारे खर्चे हैं हम ये फर्म के बाहर दे रहे हैं। ठेका दिया, किसी तीसरे पर्सन को दिया, पैसा फर्म से बाहर गया। वेजेस दिए, दिहाड़ी दिए, लेबर को दिए, लेबर घर पे ले गई वो पैसा। कैपिटल, पूंजी मान लीजिए हमने बैंक से उठाई, बैंक वालों को ब्याज दिया, पैसा फर्म से बाहर चला गया। तो वो सारा खर्चा, वो सारी लागतें जिसका पैसा फर्म से बाहर चला जाएगा वो होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत अच्छा है, उद्यमी को जो प्रॉफिट दिया। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस को संभाल रहा है, चला रहा है, तो बिजनेस उसके लिए उसके बदले में पेमेंट देता है प्रॉफिट। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिला, बिजनेस के लिए वो लागत है, पर बिजनेसमैन उस प्रॉफिट का क्या करेगा, दोबारा बिजनेस में ही लगा देगा। फर्म की पेमेंट तो थी, पर वो पेमेंट फर्म से बाहर नहीं गई, फर्म के अंदर ही दोबारा लग गई। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये 3 टाइप्स की कॉस्ट। इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये टोटल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये टोटल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट करते हैं। रब कर लूं मैं ये, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट है हमारी, वो है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या है, माल को बेचने का खर्चा, कि आपने माल को बना तो लिया, पर उसको बेचने के लिए भी आपने कुछ ना कुछ खर्चे किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, है ना। तो जो भी आपने माल बेचने के लिए खर्चे किए, जब वो माल बेचने वाला खर्चा माल की लागत में, प्रोडक्शन की कॉस्ट में जो हमारा माल बेचने का खर्चा ऐड हो जाएगा, उसको बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट। फिर इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट गुड्स को, वस्तुओं को प्रोड्यूस करने का खर्चा, कि हमने जो चीज़ें बनाई उनकी प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा लग रहा है, वो होगा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट थे। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट पीरियड। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट पीरियड। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्शन वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स हमारे वेरिएबल होते हैं, और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं, और कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स होते हैं। वैसे ही कॉस्ट वाले शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट का जब शॉर्ट पीरियड पढ़ेंगे, कॉस्ट के शॉर्ट पीरियड में कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स होगी और कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल होगी। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में हमारी कॉस्ट कैसी होगी, एक तो होगी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या TFC, और एक कॉस्ट हमारी वेरिएबल होगी, टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम टीवीसी बोलेंगे, जिसको हम टीवीसी बोलेंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब समझिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहेगी और प्रोडक्शन के लेवल में चेंजेस आने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ध्यान से समझिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट वेरी ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कि उत्पादन की दर में चेंज आने पर जिन लागतों में बदलाव नहीं आएगा उन लागतों को क्या कहा जाएगा? स्थायी लागत। फिक्स्ड कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं स्थायी लागत। तो वो सारी लागतें जो जिनमें बदलाव नहीं आएगा, किन में बदलाव आने पर? उत्पादन की दर में बदलाव आने पर। अगर उत्पादन की दर बदल दी जाए फिर भी जिन लागतों में बदलाव नहीं आएगा उन लागतों को बोला जाएगा स्थायी लागत। ठीक है, यह क्या कहा जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, और यहाँ पे है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, यूनिट्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं। अब कहते हैं चाहे आप प्रोडक्शन 0 करो, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी ही आएगी। तो मैंने ये मान लिया कि किसी चीज़ को बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपये, तो चाहे आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो फिर भी स्थायी लागत 10 रुपये आएगी, और चाहे आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर रहे हो स्थायी लागत 10 रुपये आएगी ही आएगी। स्थायी लागत 10 रुपये आएगी ही आएगी। तो ये हो गया हमारा टेबल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बहुत इजी बनेगा। वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो फिक्स्ड है। चाहे आप 0 चीज़ें बनाओ, चाहे 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी यूनिट्स बनाओ आप, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, वो 10 की 10 रुपये ही चलेगी। ठीक है, क्लियर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? मैं ये अब करने लगा हूं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे टीवीसी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसी लागतें, सॉरी मैं आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल देना भूल गया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अच्छा एग्जांपल होगा वॉचमैन की सैलरी या मैनेजर की सैलरी। अब जैसे वॉचमैन है, फैक्ट्री के अंदर चाहे एक भी चीज नहीं बन रही, फैक्ट्री को ताला लगा हुआ है, और चाहे फैक्ट्री में लाखों चीजें बन रही हैं, वॉचमैन को तो उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो जो लागतें प्रोडक्शन की दरों पे, प्रोडक्शन के लेवल पे नहीं चलेंगी, उन लागतों को बोला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वो लागतें जिन पे उत्पादन के दर का प्रभाव पड़ेगा, वो लागतें, वो कॉस्ट जिस पे प्रोडक्शन लेवल का इफेक्ट होगा, उनको बोला जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वो कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कम करोगे वो कॉस्ट कम हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी रॉ मटेरियल। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कम करनी है तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम पड़ेगा आपको। तो वो सारी लागतें, वो सारी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर डिटरमाइन होंगी, उनको क्या बोला जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब साथ ही में इसका जब टेबल समझेंगे, इसके टेबल से हमें एक दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यूनिट्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पहले हमें जो लागत है वो लागत तो बढ़ेगी पर थोड़ी सी कम बढ़ेगी। ठीक है, हम वैसे भी जनरल सेंस में ये बोलते हैं कि ज़्यादा माल बनेगा तो वो सस्ता बनेगा,
पर हर बार ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा माल बनेगा तो सस्ता बनेगा। शुरुआती दौर पे जब आप ज़्यादा माल बनाना शुरू करोगे तो वो थोड़ा सस्ता बनना शुरू होगा। बाद में क्या होगा, थोड़ी सी लागत बढ़ जाएगी, फिर लागतें ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, प्रोडक्शन आपको उतनी नहीं मिलेगी। लागतें ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, प्रोडक्शन आपको उतनी नहीं मिलेगी। या आप टेबल से समझिए, मान लीजिए यूनिट है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी यूनिट्स हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी, 0 होगी। वेरिएबल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं अस्थायी लागत, जो चेंज होती रहेगी। तो ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ये लागत भी नहीं आएगी। उसके बाद 10 18 24 28 32 38 और 50, ठीक है। अब इस इफेक्ट को समझिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये इफेक्ट समझना जरूरी है। इस इफेक्ट को समझिए। इफेक्ट क्या कहता है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है पर कम रेट पे बढ़ रही है। तो इफेक्ट क्या देखने को मिला, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट, ये क्या है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। फिर ये यहाँ पे क्या देखने को मिला कि तीसरे प्रोडक्ट से चौथे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, वेरिएबल कॉस्ट 4, और चौथे यूनिट से पांचवें यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरे से चौथे प्रोडक्ट तक और चौथे से पांचवें प्रोडक्ट तक जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो किस रेट पे बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें यूनिट पर जाने पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कितना बदलाव आ रहा है, सेम बदलाव आ रहा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 32 से 38 होगी, पांचवें से 6वां प्रोडक्ट बनाना है, पांचवें यूनिट से 6वीं यूनिट बनानी है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ के 6 यूनिट बढ़ गई, मतलब आपकी 6 रुपये कॉस्ट बढ़ गई। और 6वीं प्रोडक्ट से आपने 7वीं यूनिट बनानी है, 6th यूनिट से आपने 7th यूनिट बनानी है, तो आपकी कॉस्ट 12 रुपये बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 6वें और 7वें की बात करोगे तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। यहाँ पे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पे आके आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, को बढ़ती दर पे बढ़ेगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ क्या कहता है, देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो बनेगा, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस, एक्स पे यूनिट्स हैं, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। अब टेबल को देखिए टेबल को देखिए कि 0 यूनिट पे 0 कॉस्ट है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होगी। पहले वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो वो ऐसी बढ़ी, फिर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो वो ऐसी बढ़ेगी, फिर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो उसके बाद वो ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तीन पार्ट्स में हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व बनेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व क्या होगी, 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक क्या करेगी, वो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, फिर 0 से लेके ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या होगी, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, और उसके बाद बी से सी तक क्या करेगी, बी से सी तक क्या करेगी, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों कॉस्ट को हम इकट्ठा करके नाम दे देते हैं टोटल कॉस्ट का, और टोटल कॉस्ट का फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
हमने कुल लागत चेक करनी है ना, कि हमने जो भी चीज़ें बनाई उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई। तो टोटल कॉस्ट कैसे चेक होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ टेबल बनेगा वो बहुत इजी होगा, क्योंकि हमने करना क्या है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाला टेबल है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला टेबल है उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो यूनिट्स कितनी थी हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है 10 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की थी 0 10 18 24 28 32 38 और 50। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। तो ये 10 20 10 और 18 28 10 और 24 34 10 और 28 38 10 और 32 42। ठीक है, 48 और 60। तो ये क्या आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल को देखने में हमें क्या पता चला कि अगर आपकी प्रोडक्शन 0 है, अगर आपकी प्रोडक्शन 0 है तब भी टोटल कॉस्ट आएगी ही आएगी। अगर प्रोडक्शन 0 है टोटल कॉस्ट आएगी ही आएगी। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। और टोटल कॉस्ट 0 लेवल पे भी इंक्रीजिंग रेट पे, 0 लेवल पे भी 10 से शुरू होगी। अब ये देखिए कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बराबर हैं वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की। जो टोटल कॉस्ट बदल रही है वो सेम एज इट इज़ बदल रही है जैसे कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएंगे वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण आएंगे। और टोटल कॉस्ट 0 लेवल पे भी 10 से शुरू हो रही है, उसका कारण क्या है कि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब इसका ग्राफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई 0, ये गई हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और ये गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट, ये कांस्टेंट रेट और ये इंक्रीजिंग रेट। अब हमने क्या कहा कि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी पहले पॉइंट पे, इसका मतलब टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, और जितना टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उतना ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो कर्व हैं वो आपस में पैरेलल चलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल क्यों चली, दोनों की शेप सेम। ठीक है, दोनों की शेप सेम होगी। दोनों की शेप सेम होगी। शेप सेम क्यों होगी, क्योंकि जितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उतना ही टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। और ये पैरेलल क्यों चलेंगी, कि दोनों में जितना भी डिफरेंस है, दोनों में जितना भी डिफरेंस है वो हर पॉइंट पे सेम है। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, 10 रुपये ही है। तो जितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस है दैट इज 10 रुपीज़, तो वो हर पॉइंट पे 10 रुपीज़ सेम है। इसीलिए दोनों का जो ग्राफ है, दोनों की जो कर्व है वो पैरेलल कर्व बनेगी, वो दोनों की कर्व पैरेलल कर्व बनेगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारी शॉर्ट रन में 3 कॉस्ट हो गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसके बाद हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम नाम देंगे, जिसको नाम दिया जाएगा एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, जिसको नाम दिया जाएगा एवरेज कॉस्ट का।